नमस्कार। आज हम एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट इन डायटोमिक लीनियर लैटिस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने डायटोमिक लैटिस में वाइब्रेशंस के बारे में चर्चा की थी और ओमेगा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव वेक्टर q के बीच में रिलेशन निकाला था। डायटोमिक लीनियर लैटिस में जो बेसिस है वो दो एटम से मिलकर बनी होती है, जिसे हमने ये बिगर एटम और स्मॉलर एटम से शो कर रखा है। ये एक बेसिस है जो हर लैटिस पॉइंट पर पुट अप की गई है। लैटिस इनफाइनाइट एक्सटेंशन की है। जब हमने ओमेगा और क्यू के बीच में रिलेशन निकाला तो हमें उसमें दो ब्रांचेस मिली थी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कशन किया था। बात की थी कि ये जो ब्रांच है जिसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 2√c/m1 तक जाती है, जहाँ c फोर्स कांस्टेंट है और m1 जो बिगर एटम का मास है m1, जो कि m2 से ज्यादा है। इस ब्रांच को एक्रोस्टिक फोनोन ब्रांच कहते हैं। और दूसरी ब्रांच जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसीज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, 2√c/m2 से लेकर √2c/m1 + m2 m1 m2 तक वेरी करता है। इन दो फ्रीक्वेंसीज के बीच की फ्रीक्वेंसी की वेव्स डायटोमिक लीनियर लैटिस में प्रोपेगेट नहीं करती हैं, यानी ये फ्रीक्वेंसी गैप है। अब इस वीडियो में हम एक्रोस्टिक फोनोन ब्रांच और ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच में जो लैटिस वाइब्रेशंस हैं उसमें एटम्स का डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है, इसे स्टडी करेंगे। हम दो केसेस लेंगे, एक जोन सेंटर q = 0 पर और जोन बाउंड्री q = π/a पर, और देखेंगे कि जब एक्रोस्टिक मोड ऑफ वाइब्रेशन एक्साइट होते हैं तो एटम्स का डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, और जब ऑप्टिकल मोड ऑफ वाइब्रेशंस एक्साइट होते हैं तो एटम्स का डिस्प्लेसमेंट किस तरह से होता है। तो इससे पहले के वीडियो में जैसे हमने बात की थी कि हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी, उसमें दोनों काइंड्स ऑफ एटम के वाइब्रेशन के लिए हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं, वो लिखी थी। उसके जो सॉल्यूशन है वो UST = इससे फर्स्ट काइंड के लिए, और जो सेकेंड काइंड ऑफ एटम के लिए जो इक्वेशन थी उसके लिए ये सॉल्यूशन है। इन दोनों को हमने इक्वेशंस में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट अप किया था और ये मैथमेटिक्स आगे की थी, जिसमें हमें ये वाली इक्वेशन -m1 u0 ओमेगा स्क्वायर = v0c 1 + e⁻⁻ -2c u0
जिसे हमने इक्वेशन नंबर 4 दिया था, मिली थी। इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग ऑप्टिकल ब्रांच और एकॉस्टिकल ब्रांच में एटम्स के डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। और जैसा कि हमने बात की थी कि हम दो केसेस लेंगे, एट द जोन सेंटर और एट द जोन बाउंड्री। तो सबसे पहले हम ऑप्टिकल ब्रांच में एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो केस 1 एट द जोन सेंटर, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, जोन सेंटर पे Q 0 होता है और ओमेगा स्क्वायर जो ऑप्टिकल ब्रांच के लिए Q 0 पर जो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, वो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2c m1 प्लस m2 अंडर रूट m1 m2 निकली थी। इन दोनों को हम इस इक्वेशन 4 में पुट अप करेंगे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू और Q इज इक्वल टू 0 की वैल्यू। तो यहाँ पर हम जब Q इज इक्वल टू 0 पुट अप करेंगे तो ये आपको 1 मिल जाएगा। तो 2cV0 जो कि ये है 2c माइनस बाहर ले लिया 2c, तो ये U0 माइनस V0 और ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू रख दी है 2c m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। तो आपको ये मिलेगा, m1 से इससे कट जाएगा तो केवल m2 रह जाएगा। तो ये आपको प्राप्त होगा। जब आप मैथमेटिक्स करेंगे, यहाँ 2c कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस m1 प्लस m2 अपॉन m2 U0 इज इक्वल टू, यहाँ U0 यहाँ ले गए और 2c कॉमन लिया है तो आपको ये मिल जाएगा 2c V0 और 2c दोनों में कॉमन है तो हट जाएगा। तो 1 माइनस m1 प्लस m2 अपॉन m2 U0 इज इक्वल टू V0। तो फाइनली आपको मिला माइनस m1 U0 इज इक्वल टू m2 V0 या U0 इज इक्वल टू माइनस m2 अपॉन m1 V0। तो आप ये देख रहे हैं, ये बिगर एटम के डिस्प्लेसमेंट है। U0 से हमने आपको ध्यान है हो पहले वाले वीडियो में हमने U0 से बिगर एटम के डिस्प्लेसमेंट और V0 से स्मॉलर एटम के डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया था। तो U0, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बिगर और स्मॉलर एटम के एक दूसरे से आउट ऑफ फेस है, माइनस साइन आ रहा है, दैट मीन्स वो एक दूसरे से आउट ऑफ फेस होकर वाइब्रेट कर रहे हैं। तो और इसमें आप देख सकते हैं कि m1 U0 माइनस m1 U0 इज इक्वल टू m2 V0 और चूंकि हमने m1 बढ़ा लिया है तो यहाँ U0 छोटा होगा और m2 छोटा लिया है तो V0 बड़ा होगा। तो U0 मतलब U0 विल बी लेसर देन V0, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है बिगर एटम का कम होगा और स्मॉलर एटम का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि जो एटम्स है, स्मॉलर एटम और बिगर एटम एक दूसरे से आउट ऑफ फेस होकर अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करेंगे और उनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जो बिगर एटम का डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा होगा और बिगर एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा और स्मॉलर एटम का मतलब, स्मॉलर एटम से मतलब ये है कि हमने स्मॉलर एटम का जो मास है वो भी कम लिया, मतलब लाइटर एटम का स्मॉलर की जगह हम लाइटर का है तो ज्यादा बेटर है। तो हैवियर एटम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होगा और लाइटर एटम का जो डिस्प्लेसमेंट वो
ज्यादा होगा। मतलब ऑप्टिकल ब्रांच में सेंटर, यदि हम Q इक्वल टू 0 ले तो जो एटम्स हैं वो एक दूसरे से अपोजिट होकर, दोनों काइंड के जो एटम हैं वो एक दूसरे से अपोजिट वाइब्रेट करेंगे, पाई आउट ऑफ फेस वाइब्रेट करेंगे, और दोनों के डिस्प्लेसमेंट में जो हैवियर एटम है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा और लाइटर एटम का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। अब हम दूसरा केस ले लें ऑप्टिकल ब्रांच के लिए ही, जब Q इक्वल टू पाई बाय ए, मतलब जोन बाउंड्री पे Q इक्वल टू पाई बाय ए होता है। और हमने देखा है कि उस समय जो फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2c अपॉन m2 होती है। तो ये इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन 4 में हम Q इक्वल टू पाई बाय ए और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2c अपॉन m2 पुटअप करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 है। इसमें थोड़ा u0 वाले टर्म्स एक तरफ ले जा रहे हैं और v0 वाले टर्म्स एक साइड में ले जा रहे हैं। तो ये आपको मैथमेटिक्स की हुई है थोड़ी। और ओमेगा स्क्वायर की जगह या एक तरफ ले जाके ओमेगा स्क्वायर की जगह 2c अपॉन m2 और q की जगह पाई अपॉन ए रखेंगे। तो ये माइनस आयोटा पाई, तो कॉस पाई, तो साइन पाई तो 0 हो जाएगा, कॉस पाई माइनस 1 दैट मीन्स ये 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 0, यहाँ 0 पुटअप कर देते हैं। तो आपका ये वाला टर्म तो 0 नहीं है, तो u0 विल बी 0। मतलब जो हैवियर मास के एटम हैं इस समय उनका डिस्प्लेसमेंट 0 है, मतलब वो वाइब्रेट नहीं करेंगे, अपने पोजीशन पे स्टेबल होंगे, उनमें वो मोशन में नहीं होंगे। और केवल जो लाइटर पार्टिकल है वही अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करेंगे। और वाइब्रेट किस तरह से करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 3 जो हमने सॉल्यूशंस लिए थे उससे हम देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन था Vs इक्वल टू V0 e टू द पावर ऑफ आयोटा QSA e टू द पावर ऑफ माइनस आयोटा ओमेगा टी, जहाँ A जो एटम्स हैं ये वाला इन दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस ले ले या इन दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस ले ले, वो A है। और S जो S एटम के बारे में, और S+1 एटम, जैसे मान लीजिए इसे हम S एटम का कह दें तो ये S+1 एटम, तो इसका डिस्प्लेसमेंट है Vs S एटम का, और Vs+1 S+1 एटम का डिस्प्लेसमेंट है। यदि आप इसका रेशो करते हैं तो ये माइनस आयोटा QA आएगा, और Q चूंकि पाई अपॉन ए हमने ले रखा है, तो जब आप पुटअप करेंगे पाई अपॉन ए तो ये -1 मिलेगा। दैट मीन्स जो S एटम और S+1 एटम एक दूसरे से आउट ऑफ फेस वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब कि हैवियर एटम तो स्टेशनरी है, केवल लाइटर एटम ही वाइब्रेट कर रहे हैं, और वो भी एक दूसरे से आउट ऑफ फेस हो, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे जाएगा, और इस तरह से इनका अपने मीन पोजीशन के अलाउंग वाइब्रेशन होता है। तो ये ऑप्टिकल ब्रांच के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। अब हम एकॉस्टिकल ब्रांच में एटम्स का किस तरह से डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम देखते हैं। वह बिल्कुल उसी तरह है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम फिर से फर्स्ट केस ले ले, जोन सेंटर, जब Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 यहाँ पुटअप किया है। तो हमें पता है एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए Q इक्वल टू 0 पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। तो ओमेगा स्क्वायर 0 पुटअप कर दिया 0, और Q इक्वल टू 0 दैट मीन्स 1 मतलब 2, तो 2v स्क्वायर c माइनस 2c u0। तो ये आपको v0 इक्वल टू u0, मतलब दोनों जो बेसिस के दोनों पार्टिकल, दोनों एटम हैवियर और लाइटर दोनों ही एटम
एक यूनिट की तरह अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। एक साथ एक यूनिट की तरह अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। एकॉस्टिकल ब्रांच के लिए जब आप जूम सेंटर पे बात करते हैं तो इसमें दोनों जो लाइटर और हैवियर पार्टिकल दोनों ही एक यूनिट की तरह एक साथ अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। अब हम केस 2 लेते हैं। जोन बाउंड्री पर Q इक्वल टू पाई बाय ए। एकॉस्टिक ब्रांच के लिए जोन बाउंड्री पर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 2C अपॉन m1 होता है। अब की बार हम इक्वेशन 5 का यूज करेंगे। -m2 v0 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू u0 c 1 प्लस e टू द पावर ऑफ आटा QA माइनस 2c v0। v0 वाले सारे टर्म्स हम लेफ्ट साइड में ले गए हैं और u0 टर्म्स राइट साइड में ले गए हैं। इसमें Q की वैल्यू पाई बाय ए पुट अप की है और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2C अपॉन m1। तो ये वाला ब्रैकेट 0 हो जाएगा, तो ये 0 और यहाँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2C अपॉन m1। 2C कॉमन ले लिया है तो 1 माइनस m2 अपॉन m1 v0 इज इक्वल टू 0। चूंकि ये 1 माइनस m2 ओवर m1 वाला टर्म 0 नहीं है, c 0 नहीं है, इसलिए v0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इस बार लाइटर पार्टिकल स्टेशनरी हैं और केवल हैवी पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करेंगे। उनका वाइब्रेशन किस तरह का होगा, इसे हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन लिखे थे उससे हम देख सकते हैं। सॉल्यूशन था UST जो हैवियर पार्टिकल के लिए था। UST is equal to U0 e to the power of iota QSA e to the power of minus iota omega t। तो US अपॉन US प्लस 1 करें तो U0 e to the power of iota QSA e to the power of minus iota omega t अपॉन U0 iota Q S plus 1 A e to the power of minus iota omega t। तो आपको मिलेगा US अपॉन US प्लस 1 is equals to e to the power of minus iota QA और Q is equals to पाई अपॉन A रखने पर US is equals to US plus 1 is equals to minus 1। तो ये इक्वेशन से आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि इस बार हैवियर पार्टिकल मूव करेंगे लेकिन वो आउट ऑफ फेस होंगे। US अपॉन US प्लस 1 is equals to minus 1। दैट मीन्स वो नजदीक, जैसे अगर ये S एटम है और ये S प्लस 1 एटम है तो दोनों एक दूसरे से पाई आउट ऑफ फेस होकर वाइब्रेट करेंगे। तो केवल हैवियर एटम्स ही वाइब्रेट कर रहे हैं और वो भी पाई आउट ऑफ फेस वाइब्रेशन है। ये जो हमने एक्सट्रीम केसेस लिए थे Q इज इक्वल टू 0 और Q इज इक्वल टू पाई बाय ए पर एकॉस्टिक और ऑप्टिकल ब्रांच में किस तरह से एटॉमिक डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एक्सट्रीम केस इसलिए लिए थे क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स थोड़ी इजी हो जाती है। लेकिन यदि आप Q इक्वल टू 0 ना लेकर Q टेंडिंग टू 0 लें और मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो आप पाएंगे कि ऑप्टिकल ब्रांच में जो एटम्स का डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता है कि हैवियर पार्टिकल और लाइट पार्टिकल्स दोनों एक दूसरे से अपोजिट रहकर वाइब्रेट करते हैं। इस तरह के जो वाइब्रेशन है वो लाइट वेव के द्वारा एक्साइट किए जा सकते हैं, क्योंकि लाइट वेव में आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट करता है। जब ये क्रिस्टल में एंटर करते हैं तो जो अगर एटम्स पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन्स हैं, मतलब एक आयन पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन है, जैसे सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, तो जो लाइट का इलेक्ट्रिक फील्ड है उस पर फोर्स लगेगा आयन्स पर QE। चूंकि पॉजिटिव आयन पर फोर्स प्लस QE है
और नेगेटिव आयन पर जो फोर्स लगेगा वो माइनस QE होगा, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, जिससे कि दोनों आयन एक दूसरे के अपोजिट होकर ऑसिलेट करेंगे। इसलिए जो ऑप्टिकल ब्रांच है वो ऑप्टिक्स मतलब लाइट से रिलेटेड है, इसलिए उसे ऑप्टिकल फोनोन ब्रांच कहते हैं। धन्यवाद।